अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्लड्स पे, मीन्स सैलाब पे बात करेंगे। अब इस फ्लड से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। 2014 में जो फ्लड आया था हम सब ऑलमोस्ट उससे अफेक्ट हुए थे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और काफ़ी अफेक्ट हुआ था हमारी लाइफ। अभी फ्लड होता क्या है? इट इज़ जस्ट द ओवरफ्लो ऑफ वाटर ओवर द बैंक्स। मतलब कि जब रिवर का पानी या किसी भी स्ट्रीम का पानी उसके बंड्स के ऊपर से बहने लगे और आपके एडजॉइनिंग एरिया को सबमर्ज करें, उसी को हम फ्लड कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, फ्लड इज ए सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्टेज इन द रिवर in which water overflows the banks and surrounds the adjoining area. अब ये हाई स्टेज क्या होता है? इट इज़ द वाटर सरफेस एलिवेशन मेजर्ड अबव एनी डेटम। और वो डेटम क्या हो सकता है? वो आपका सी लेवल हो सकता है या एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर। अब फ्लड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उन सारी प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी खास है और वो है पीक डिस्चार्ज। जो हमारा ये चैप्टर है फ्लड्स, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें बस दो ही काम है। पहला कि ये जो फ्लड जब आता है उस टाइम जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। ऑब्वियसली फ्लड्स के टाइम पे तो मैक्सिमम डिस्चार्ज ही होगा, और वो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करें वो देखेंगे। और दूसरा, अगर कोई फ्लड फॉर एग्जांपल 2014 में एक फ्लड आया था, वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा, उसका रिटर्न पीरियड क्या होगा, वो देखेंगे। इसके अलावा हमें और भी दो काम करने हैं। एज एन हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर, जब फ्लड आता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो एज एन इंजीनियर हमारा काम यही रहेगा कि इस फ्लड की वजह से नुकसान कम हो। और वो कैसे होगा? अगर हम किसी भी तरीके से इस पीक डिस्चार्ज के वैल्यू को कम करें। और अगर ये पीक डिस्चार्ज सुबह के 10 बजे आने वाला था और किसी भी तरीके से हम इसको 10 बजे नहीं 1 बजे, मतलब हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएं जिसकी वजह से इसका अराइवल थोड़ा सा डिले हो जाए, तो उससे क्या होगा? जिस एरिया में फ्लड आने वाला है वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा वहाँ से इवैक्यूएट होने के लिए। तो ये जो काम है, एक पीक डिस्चार्ज का वैल्यू कम करना, दूसरा इस फ्लड के अराइवल को डिले करवाना, ये दो काम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है फ्लड राउटिंग। बस जो ये प्रेजेंट चैप्टर हमारा फ्लड्स, इसके अंडर हम बस इतना देखेंगे कि ये पीक डिस्चार्ज कितना होगा ड्यूरिंग द फ्लड्स एंड ये फ्लड आएगा कब। ठीक है। अब ये पीक डिस्चार्ज का वैल्यू फाइंड करने के लिए काफ़ी मेथड्स हैं। ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अब जो पहला मेथड है यहाँ पे टू फाइंड द पीक डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फ्लड, दैट इज रैशनल मेथड। This method of finding peak discharge is suitable for small sized catchment area whose area is less than 50 km square and TR is greater than equal to TC। TR बोले तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल या टाइम ऑफ रेनफॉल, वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोले तो मीन्स आपके कैचमेंट एरिया का फारदेस्ट पार्टिकल जो है उसको कितना टाइम लग रहा है आपके सेक्शन पे जहाँ पे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, उसको कितना टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में, उसी को आप टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हो। मीन्स ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पहले, तब जाके आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। अंडर द रैशनल मेथड जो फॉर्मूला है वो आपके स्क्रीन पे तो सामने है। क्यू पी इज इक्वल टू 1/36 इंटू के into PC into A, where K is the runoff coefficient, PC is the critical rainfall intensity, A is the area of catchment, but हेक्टेयर्स में। ध्यान रखना हेक्ट, बस यहीं पे हम गलती कर देते हैं, एरिया दिखा नहीं, हम जो भी वैल्यू होगा क्वेश्चन में वही पुट कर देते हो और एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है एरिया इज इन हेक्टेयर्स। अब ये तो आसान है, लेकिन ये टी आर ग्रेटर देन टी सी का क्या मसला है, मतलब ये कैसे हम फाइंड करें? या तो टी सी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इसको निकालने के वैल्यूज़ दिए होंगे। और जो ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है इट इज़ इक्वल टू 0.019
47 into L raised power 0.77 into S raised power minus 0.385। अब ये L क्या है? L जो है ये डिस्टेंस है, आपके जो कैचमेंट एरिया, आपके कैचमेंट एरिया का जो फारदेस्ट वाटर पार्टिकल है उससे लेकर आपके सेक्शन तक जहाँ पे आप डिस्चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को L कहा जाता है। और S क्या है? S इज़ द स्लोप ऑफ योर रिवर स्ट्रीम। ठीक है, S का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, L का भी वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, आपको TC कैलकुलेट करना है। फिर TC को देख के आपको ये देखना है कि जो ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, क्या इसका वैल्यू लेस देन है टाइम ऑफ रेनफॉल या ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। अगर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, हमें किसी और मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट है द मेथड ऑफ फाइंडिंग पीक डिस्चार्ज, ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे अगर हमें कहीं पे डिज़ाइन करना होगा ड्रेनेज सिस्टम, बट अर्बन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्मॉल ब्रिड्ज एंड कल्वर्ट्स। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए कि अर्बन ड्रेनेज सिस्टम में हम कौन सा मेथड यूज़ करें, या ब्रिज, स्मॉल ब्रिज या कलवर्ट्स अगर हमें डिज़ाइन करने हैं तो हम किस मेथड से हम पीक डिस्चार्ज निकालें। या ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में वहीं से दिया जाएगा कि अर्बन ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमें डिज़ाइन करना है, तो आप पीक डिस्चार्ज बताओ कितना होगा। तो उस टाइम पे भी आपको जब लिखा होगा अर्बन ड्रेनेज सिस्टम या कहीं पे स्मॉल ब्रिज या कल्वर्ट्स लिखा, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में हमें रैशनल मेथड ही लगाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वी हैव द एम्पेरिकल मेथड्स। ये क्या होते हैं? ये मतलब दीज जो ये इक्वेशंस हैं, एम्पेरिकल इक्वेशंस, ये बाय ऑब्जर्वेशंस आती हैं। इनके पीछे हमें ये मतलब इनकी डेरिवेशंस हमें ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। जो एम्पेरिकल मेथड्स है ये रीजन स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है या इक्वेशंस, ठीक है, एंड आर गिवन एज फॉलोज। पहला इक्वेशन है डिकन्स इक्वेशंस, and according to this equation QP is equal to CD into A raised to power 3/4। the CD is the Dickens constant। और ये वाली इक्वेशन आपको यूज़ करनी है नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब अगर आपके क्वेश्चन में कश्मीर लिखा है कहीं पे, आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुझे कश्मीर के लिए डिकन्स इक्वेशन ही यूज़ करनी है, क्योंकि यू आर लाइंग, कश्मीर इज़ लाइंग ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेंट्रल पार्ट में कोई अगर आपका सेंट्रल पार्ट होगा कोई, तो उस टाइम पे भी यही इक्वेशन याद करनी है, यही इक्वेशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन इज राइव्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू राइव्स इक्वेशन द पीक डिस्चार्ज QP इज गिवन एज CR into A raised power 2/3, where CR is the Rives constant। ये डिकन्स कांस्टेंट एंड राइव्स कांस्टेंट जो है ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, एरिया ऑफ कैचमेंट भी दिया होगा, आराम से हम पीक डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। एंड जो ये राइव्स इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज सूटेबल फॉर साउदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, दैट इज इंग्लिश इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन QP जो है इट इज़ इक्वल टू 124 into A डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + A + 10.4। और ये जो इंग्लिश इक्वेशन है, इंग्लिश इक्वेशन इट इज़ सूटेबल फॉर वेस्टर्न घाट्स एंड महाराष्ट्र रीजन। अब ये क्यों लिखा गया है, ये कहाँ किस कौन सा रीजन में यूज़ करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वहीं से स्पेसिफिक होगा कि किस एरिया के लिए आपको कैलकुलेट, आपको दिया होगा एरिया वहीं से, तो आपको फिर क्लिक होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। अब यहाँ पे कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है कि ये डिकन्स इक्वेशन ये 3/4 है, कहीं पे 2/3 है, तो इसको याद करने का भी थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अगर आप पहले डिकन्स इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें है A raised power 3/4। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 3 + 4 कितना होता है 7, और अगर मैं यहाँ से इसके डिकन्स के अल्फ़ाबेट्स कैलकुलेट करूँ, दैट आर 7, क्योंकि DICKENS ये 7 है, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। दूसरा मैं राइव्स इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ पे A raised power 2/3 है, 2 + 3 इज़ 5, और राइव्स में भी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस चीज़ से भी आप याद कर सकते हो, और हमेशा याद रखना है A raised power जो भी होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा, इट विल बी लेस देन
1। तो फिर इस चीज़ से आप ये भी नहीं बोलोगे 3/4 है या 4/3 है, क्योंकि हमेशा लेस देन 1 ही पावर होगी, तो इट विल बी 3/4 या 2/3। ठीक है, ये बस याद करने का तरीका है, अगर किसी को अच्छा लगता है तो कर ले याद, अगर किसी को और कोई तरीका है याद करने का वो वैसे याद रखे। और जो ये इंग्लिश इक्वेशन है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व अगर इंग्लिश इक्वेशन से ही सॉल्व करना है, तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली राइट दिस इक्वेशन एज 123 इंटू ए का ए रेस पर 1/2 सॉरी। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन कन्वेंशन के लिए आपको यही वाली फॉर्मूला QP इज इक्वल टू 124A डिवाइडेड बाई √A प्लस 10.4 ही यूज़ करनी है। ठीक है, और ध्यान रखना है कौन सी इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होगी। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास, दैट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ। और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम पीक डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है, हम कोई सा भी हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपके स्क्रीन पे एक हाइड्रोग्राफ बनाया है, बस इसका मैक्सिमम वाई ऑर्डिनेट जो है वही हमारा पीक डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग द फ्लड। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मेथड। अब इसके अंडर जो है दो सब हेडिंग्स है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में डिफरेंस क्या है, या ये हमें कब कौन सा मेथड यूज़ करना है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास डेटा इज़ गिवन। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 2000 की बात करूं और 2020 आज चल रहा है, फ्रॉम 2000 टू 2020 अगर मैं हर साल आपको पीक डिस्चार्ज के वैल्यूज़ दूं, हर साल मीन्स 20 डेटा आएंगे, तो हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ करें। लेकिन अगर मैं 2000 से लेकर 2020 तक आपको सिर्फ दो वैल्यूज़ दूं, और वो दो वैल्यूज़ एक तो मीन होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, तब मैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। आप इसको ऐसे भी याद रख लो, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे डेटा इज़ गिवन, एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे डेटा नहीं दिया होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा ना। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, अगर इन दोनों में से इम्पोर्टेंस की बात करूँ, इन दोनों में इम्पोर्टेंट पहला वाला है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, और दूसरा वाला भी ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला आएगा ही नहीं, इट कैन कम एंड आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ चांसेस स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में ही ज़्यादा है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड से इजी है, तो पढ़ना तो दोनों है, लेकिन ज़्यादा फोकस हम करेंगे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड पे। बात करेंगे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। दिस मेथड इज suitable when the data given is large and it is required to find the peak value of discharge for any given period। अब यहाँ पे given period का मतलब है रिटर्न पीरियड। अब बोले ये रिटर्न पीरियड क्या होता है। दिस रिटर्न पीरियड को समझाने से पहले बस इतना आपके जहन में डाल दूं कि ये रिटर्न पीरियड को अच्छे से समझना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे या इस टॉपिक पे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, उसमें इस रिटर्न पीरियड का जिक्र ज़रूर होता है। इस रिटर्न पीरियड को हम टी से कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज आफ्टर विच अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल और एक्सीडेड। मैं ये समझ के चलूँगा कि इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ नहीं आया, और आया भी नहीं होगा, और आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि जो मैंने ये रेड कलर से लिखा है ऑन एन एवरेज इक्वल एंड एक्सीडेड, बस इसको दिमाग अपने जहन में रखना, और इसे रिटर्न पीरियड को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इस रिटर्न पीरियड का दूसरा नाम है रिकरेंस इंटरवल। कभी कभार क्वेश्चन में रिटर्न पीरियड पूछा जाएगा, कभी कभार रिकरेंस इंटरवल पूछा जाएगा, कभी कभार इंटरव्यू में भी बोलता है डिफरेंस बिटवीन रिटर्न पीरियड एंड रिकरेंस इंटरवल, इनके बीच में डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। चलो अब बात करेंगे 2014 में जो फ्लड आया था। मैं मान रहा हूँ कि 2014 में जो फ्लड आया था उसका जो पीक डिस्चार्ज है वो 60 मीटर क्यूब पर सेकंड। मैं बस मान रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं बस मान रहा हूँ 2014 में जो फ्लड आया था उसका पीक डिस्चार्ज है 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, एंड इट हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब बाई क्या समझता है इससे, बाई समझता है कि
2014 में जो फ्लड आया है वो 20 साल के बाद फिर से आएगा, मीन्स 2034 में वो फिर से रिपीट होगा। और अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 20 ईयर्स का मतलब ये समझना है हमें कि ये 20 साल में कभी भी आ सकता है। चलो अब इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सपैंड करता हूँ। द 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मीन्स ये आने वाले 20 सालों में एक बार आएगा। तो आने वाले 100 ईयर्स में कितनी बार आएगा? ऑब्वियसली 5 बार। लेकिन कब कब आएगा वो नहीं बता सकते। मींस अगर 60 मीटर क्यूब हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और ये 2014 में पहली बार आया है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आने वाले 100 ईयर्स मींस अब ये 2034 में फिर से रिपीट होगा, फिर 2054 में फिर से रिपीट होगा, फिर 2074, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो 2014 के बाद आने वाले 100 ईयर्स है, तब तक आने वाले 100 ईयर्स में ये 5 बार आएगा। और आने को ये फिर 2020 में भी आ सकता है, 2030 में भी आ सकता है, 2070 में भी आ सकता है, 2091 में भी आ सकता है एंड 2095 में भी आ सकता है। फिर हम क्या करते हैं काम, हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। मींस 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड के कितने चांसेस है 2020 में आने के, और वो कैसे करते हैं वो आगे वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इक्वेशंस की, और उन इक्वेशंस की हेल्प से हमें पता चलेगा रिटर्न पीरियड और उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब हम बता सकते हैं किसी भी फ्लड या किसी भी रेनफॉल उसका रिटर्न पीरियड क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो है हमारे पास, दैट इज़ कैलिफोर्निया इक्वेशन, जिसमें द रिटर्न पीरियड टी, रिटर्न पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। द रिटर्न पीरियड टी इज़ इक्वल टू एन बाई एम। एन इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल्स या एन इज़ द नंबर ऑफ डेटाज, और एम जो है वो उसकी रैंक है। एंड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ 1/t, मीन्स रिटर्न पीरियड का इन्वर्स। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो इक्वेशंस है ना, ये एक तरह का कॉमन सेंस ही है। कैसे? देख लो, आपके स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा, एंड दीज आर सम रन स्कोर्ड बाय द कोहली इन 4 मैच। ही स्कोर्स इन सम मैच 32, किसी मैच में 118 रन्स, किसी मैच में 61 और किसी मैच में 79। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी रैंक लिख रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा स्कोर है उसके सामने 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, और जो लीस्ट स्कोर है उसको 4 रखा। मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंकिंग लिख रहा हूँ। ये रैंडम स्कोर्स हैं, किसी भी 4 मैथ्स का मैंने रैंडमली उनका मतलब रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया। एंड सपोज यू हैव ओनली दीज 4 रिकॉर्ड्स एंड यू डोंट हैव एनी अदर रिकॉर्ड। Now if I ask you, based on this record, can you tell me after how many matches will Kohli score 118 or more? The answer is 4, isn't it? क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि 4 मैच में ऐसा एक बार हुआ। So it seems that after every 4 match he will score 118 or more runs. That means return period for a score of 118 run is 4 matches. मीन्स कंसेप्चुअली अगर मैंने बात की यहाँ पे कि विराट कोहली 118 या उससे ज़्यादा कब बनाएगा, वो 4 मैच के बाद बना, तो आंसर रिटर्न पीरियड इज़ 4। अब इसी को मैथमेटिकली देख लो। रिटर्न पीरियड इज़ गिवन बाय एन बाय एम, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ डेटा और एम उसकी रैंक है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 4, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे 4 है, और रैंक क्या है 118 की? 118 की रैंक इज़ 1। सो रिटर्न पीरियड विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1, वो भी 4 ही आया। मीन्स जो अभी आपने कंसेप्चुअली लॉजिकली देखा वही मैथमेटिकली भी आ रहा है। नाउ इफ आई आस्क यू, आफ्टर हाउ मेनी मैच इज ही लाइकली टू स्कोर 32 और मोर रन्स? The answer is 1 match, because you can see in every match he is scoring 32 or more. That means return period for a score of 32 is 1 match. ये तो होगी लॉजिकली बात। अगर मैं अब मैथमेटिकली बात करूं, मैथमेटिकली रिटर्न पीरियड इज गिवन बाय एन बाय एम। यहाँ पे एन का वैल्यू, नंबर ऑफ डेटा इज़ 4 और उसकी रैंक क्या है? 32 की रैंक इज़ 4। 4 डिवाइडेड 4 इज़ 1 मैच। मीन्स इसका रिटर्न पीरियड मीन्स स्कोरिंग ऑफ 32 और मोर देन 32 इज़ 1, क्योंकि ये हर मैच में कम से कम 32 या 32 से ज़्यादा बना रहा है।
अब अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली विल स्कोर 118 और मोर रन्स, प्रोबेबिलिटी बोले तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे फेवरेबल केस कितना है, अगर देखूँ 4 मैच में ऐसा एक बार हो रहा है, 4 मैच में एक बार वो 118 बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 4, मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ये तो होगी लॉजिकली। अगर मैथमेटिकली देखें प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाई 1 बाई रिटर्न पीरियड का इनवर्स, ठीक है, 1 बाई रिटर्न पीरियड एंड इट इज़ इक्वल m बाई n। यहाँ पे m कितना है 118 1 और इसका नंबर ऑफ सैम्पल्स कितनी है, कितने हैं 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4। मैथमेटिकली भी वही आ रहा है और लॉजिकली भी वही आया था, जो हम ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी के पीछे। इसी तरीके से बात करेंगे 32 की। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली विल स्कोर 32 रन्स और मोर, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे हर एक मैच में वो 32 या 32 से ज़्यादा बना रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चारों है, तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस 4, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1। और अगर मैथमेटिकली देखूँ प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू m बाई n। 32 की रैंक क्या है 4 और नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे, वो भी 4 है, 4 डिवाइड बाई 4 इज़ 1। तो ये तो होगी प्रोबेबिलिटी की बात, मीन्स हम रिटर्न पीरियड भी ऐसे ही निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ये जो कैलिफोर्निया इक्वेशन है ये लॉजिकली तो ठीक है लेकिन मैथमेटिकली ये ठीक नहीं है। बोले सर क्यों? क्योंकि अगर मैं 32 रन्स की बात करूं, 32 रन्स में प्रोबेबिलिटी देखूं कि ये कितनी बार मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ मेकिंग 32 और मोर, वो 1 आ रहा है। लेकिन जब भी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी फिर वो प्रोबेबिलिटी कहाँ रही, फिर तो वो सर्टेन हो गया ना, फिर तो मतलब ऐसा होना ही होना है। मीन्स जब भी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी अब वो प्रोबेबिलिटी के रेंज में है ही नहीं, अब वो प्रोबेबिलिटी के रेंज के बाहर चला गया, मीन्स अब इसको होना ही होना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। अगर मैं ये तो विराट कोहली की 4 मैच हैं, अगर मैं उसकी 150 मैच देखूं या 200 मैच देखूं, उन 200 मैच में वो कई बार 0 पे आउट हुआ है, कई बार वो 32 से पहले ही आउट हुआ है, मीन्स तब जाके ये फिर वैलिड नहीं है। तो मैथमेटिकली दिस इज़ नॉट राइट बट लॉजिकली दिस इज़ राइट। इसके बाद जितनी भी इक्वेशंस है उनके पीछे जो लॉजिक है ना वो यही कैलिफोर्निया जो इक्वेशंस है लॉजिक तो यही है, बट इन्हीं में अब किसी में +1 ऐड किया है, किसी में +0.5 ऐड किया है, किसी में -0.5 ऐड किया है, मतलब माइनस किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनी है जो कि मैथमेटिकली ठीक है लेकिन लॉजिकली यही ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, फाइंड द रिटर्न पीरियड। आपके पास डिस्चार्ज दिया है 55 दिया है, 90 दिया है, 42, 25, 61, 50 और आपसे पूछा गया है रिटर्न पीरियड। सबसे पहले काम क्या करूँगा, मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। जैसे ही मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो जो नंबर 1 है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक दी 1 और जो लोवेस्ट है उसको रैंक दी 6, ठीक है। अब मुझे टी निकालना है, टी कैसे आएगा, n डिवाइडेड बाई m। अगर मुझे रिटर्न पीरियड ऑफ 90 देखना है इट विल बी इक्वल टू n, n यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाई इसकी रैंक क्या आएगी, रैंक इज़ 1, सो 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से बाकी सब का ऐसे ही करना है, टी रिटर्न पीरियड निकालना है एंड इट विल बी सिंपली n डिवाइड बाई उसकी रैंक। उसी तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी विल बी रिटर्न पीरियड का ही इनवर्स। Suppose what is the probability that 90 meter cube per second will occur? It will be इसकी अगर मैं देखूं ये 6 केसेस में से एक बार हो रहा है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। या ऐसे ही जो आपका रिटर्न पीरियड निकला है उसी का रेसिप्रोकल लिख लो। सब चीज़ों को सबको मतलब जो भी डेटा दिया है इनके साथ सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल 55, what is the probability that 55 और more discharge will occur? और ऐसा कितनी बार, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक तो है 55, 61, 90, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 6, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। या सिंपली जो इसका रिटर्न पीरियड इसका 2 आया है, इसी 2 को रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 1/2, बात एक ही है, ठीक है।
अब इसके बाद हमारे पास और भी कुछ इक्वेशंस है जो मैथमेटिकली करेक्ट है। पहले है उसमें वीबुल्स इक्वेशन, जहाँ पे रिटर्न पीरियड t इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई m, एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी का रेसिप्रोकल है, मीन्स रिटर्न पीरियड का ही रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी n इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल, m इज़ द रैंक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, मतलब आपको नहीं बोला गया है किस इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो आप वीबुल इक्वेशन से ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास हेजन्स इक्वेशन। हेजन इक्वेशन में t जो है इट इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई m माइनस 0.5, और प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी का इनवर्स। अभी आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको वैल्यूज़ रिपीट हुए हैं। जैसे यहाँ पे 55 का डिस्चार्ज 2 बार आया है, तो इस वाले केस में हम रैंक कैसे दें वो देख लो। यहाँ पे जो पहला है, क्योंकि ऑलरेडी वहीं से डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, तो मुझे बस रैंक लिखनी है। 90 के सामने में 1 लिखना है, क्योंकि 90 से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैंने लिखा है लेकिन 1+0, ऐसा क्यों लिखा है वो देख लो। 90 का वैल्यू या 90 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज कितनी बार है, एक बार है, और इससे ज़्यादा कितना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, +0 कर दिया, तो 1+0 इज़ 1। 61 का वैल्यू कितनी बार है, एक बार है, तो 1 प्लस 61 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ही वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 90, तो 1 + 1 लिखा, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज 55। 55 का डिस्चार्ज कितनी बार है, दो बार है, लिखा मैंने 2 प्लस 55 से ज़्यादा कितनी बार डिस्चार्ज आया है, दो बार आया है, कौन कौन सा, 61 और 90, तो +2, 2 + 2 इज़ 4। ना 50 कितनी बार आया है, एक बार आया है, और 50 से ज़्यादा कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो रैंक इज़ 1 + 4 5। 42 कितनी बार आया है, एक बार आया है, और 42 से ज़्यादा कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो 1 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 6। 25 कितनी बार आया है, एक बार आया है, और इससे ज़्यादा कितनी बार डिस्चार्ज आया है, 6 बार आया है, तो 1 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 7। मीन्स एक्चुअल प्रोसीजर जो रैंक देने का है वो ये है, ठीक है। इसमें मतलब जब हम कभी बार यहाँ पे तो 2 बार रिपीट हुए, कभी 3 बार रिपीट होता है, तो उस टाइम रैंक कैसे देनी है, तरीका ये है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक रिकॉर्ड एनुअल मैक्सिमम 24 और रेनफॉल मैग्नीट्यूड्स एट स्टेशन XRS अंडर। एक स्टेशन के नीचे आपको रेनफॉल डेटा दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिटर्न पीरियड इन ईयर्स फॉर 6 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल अकॉर्डिंग टू हेजन फॉर्मूला एंड वीबल्स फॉर्मूला रेस्पेक्टिवली। तो आपको रिटर्न पीरियड पूछा गया है 6 सेंटीमीटर, मीन 6 सेंटीमीटर रेनफॉल का रिटर्न पीरियड क्या है वो पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम है कि जो ये डेटा दिया गया है हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो कर लेते हैं। ये मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब दूसरा काम क्या है, मुझे रैंक देना है यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे 12 दो बार रिपीट हुआ है और 6 सेंटीमीटर रेनफॉल भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो रैंक कैसे देंगे वो देख लो। रैंक मैंने दी 14.2 के सामने 1 आएगी, 13.6 के सामने 2 आएगी, 12 के सामने 3 आती है, बस तरीका बता रहा हूँ, 3 आती मगर मैंने वो स्किप की, और जो नेक्स्ट 12 लिखा है उसके सामने मैंने 4 लिख दिया। या आप वैसे कर तो जैसे मैंने सिखा दिया। इसी तरीके से 7.9 के सामने 5, 6 दो बार रिपीट हुआ है, पहला वाला 6 छोड़ दो, दूसरे वाले 6 के सामने 5 के बाद 6 आना था उसको छोड़ दो, 7 लिखो, लेकिन कहाँ पे, 6 के सामने। इसी तरीके से 4.8 के सामने 8, फिर 9, फिर 10। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैंने वहाँ पिछले एग्जाम्पल से समझाया था वैसे ही वही अप्लाई कर दो, वो भी यही, ये बस थोड़ा सा तेज़ तरीका है करने का। अब हमें हेजन्स इक्वेशन t इज इक्वल टू n डिवाइड बाई m माइनस 0.5। यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं, 10 है, डिवाइडेड बाई m। इस 6 की रैंक क्या है, वो 7 है, इट विल बी 7 माइनस 0.5, आंसर इज 20 डिवाइड बाई 13। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं वो इसी का इन्वर्स हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 20। वीबुल के हिसाब से देखते हैं, t इज इक्वल टू रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई m, तो t इज इक्वल टू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि n इज यहाँ पे 10 + 1 और m रैंक क्या है इसकी 7, इट विल बी 11/7, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/11। ठीक है, इसका ये अप्रॉक्सीमेट, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट एक ही जगह, बस थोड़ी सी फ़र्क है।
अब बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो कि हमारे लिए समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उन अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए ये चीज़ पहले सीखना मतलब थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ 11th-12th में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बात करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। एक बायनॉमियल इवेंट होता क्या है, जिसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपिंग अ कॉइन। जब मैं कॉइन को टॉस करूं, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हर कोई इवेंट जिसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हम बायनॉमियल इवेंट कहते हैं। आपके सामने और एक एग्जाम्पल है, probability of ace of spades. Suppose we have a playing cards. I just hope आप सबको playing cards पता हो क्या है, क्योंकि बीटेक तो इसके बगैर कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। और उन 52 कार्ड्स में से मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक कार्ड सेलेक्ट करो और मुझे बताओ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया दैट इज़ एस ऑफ स्पेड्स। वो कैसे होगा? 1/52, क्योंकि 52 में से ये एक ही कार्ड ऐसा होगा। तो क्या ये बाइनोमियल इवेंट है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि देयर आर 52 अदर केसेस। कुछ भी आ सकता था, कोई भी कार्ड उठ सकता था, तो ये बाइनोमियल इवेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड आपने उठाया दैट इज नॉट एस ऑफ स्पेड्स, वो कैसे निकालेंगे? दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड्स, 1 माइनस 1/52 दैट इज इक्वल टू 51/52। अब ये बाइनोमियल इवेंट बन गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये जो कार्ड आपने निकाला दैट इज नॉट एस ऑफ स्पेड्स। अब जो आप कार्ड निकालोगे या तो ये होगा एस ऑफ स्पेड्स या तो ये नहीं होगा एस ऑफ स्पेड्स। मीन्स अब दो ही पॉसिबल आउटकम्स रह गए। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी इवेंट है उसको हम बायनोमियल इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ना अगर ये बायनोमियल इवेंट हम बार बार रिपीट करें तब क्या होगा? ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इवेंट है हमारे पास, हमने एक कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। 10 बारी में से आपको 3 हेड्स चाहिए, ठीक है, उसी की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, 10 बारी में से हमें 3 केसेस सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? 10C3। और जो 3 केसेस सिलेक्ट किए उन पे क्या आना चाहिए? हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड PH रेज्ड पावर 3। और जो बचे 7 केसेस हैं उन पे नहीं आना चाहिए हेड, दैट इज 1 माइनस PH रेज्ड पावर 10-3, दैट इज 10-3 इज 7, ठीक है। इन जनरल बात करेंगे, इफ ए बायनोमियल इवेंट इज रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स, जब हम एक बायनोमियल इवेंट को नंबर ऑफ टाइम्स या r टाइम्स रिपीट करें, then the probability that particular event happens exactly n trials is given as NCR p raised power r 1 minus p into n minus r। ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस थोड़ा सा रिविजन हुआ इस चीज़ से। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको हर साल फ्लड का वैल्यू दिया है, फ्लड डिस्चार्ज की वैल्यूज़ दिए हैं, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 90 और मोर देन 90 क्यूबिक्स ऑफ फ्लड विल ऑकर। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। 90 या 90 से ज़्यादा एक ही केस फेवरेबल है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6। क्या ये बाइनोमियल इवेंट है? नहीं। मुझे इसको बाइनोमियल इवेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे? मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 90 और मोर देन 90 ऑफ क्यूबिक्स विल नॉट ऑकर। कैसे? वो कैसे करोगे? 1 माइनस probability that 90 cubics will occur, that is 1 minus 1/6, that is equal to 5/6। मीन्स किसी भी इवेंट को हम बाइनोमियल इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 90 क्यूबिक्स ऑफ फ्लड विल अकर 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स, 5 सालों में 20 बार आना चाहिए, तो कैसे करेंगे? पहले सिलेक्शन करनी है 20C5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 क्यूबिक्स रेज्ड पावर कितनी बार आना चाहिए? 5 बार आना चाहिए, रेज्ड पावर 5 इंटू जो बचे वाले केसेस है उसमें नहीं आना चाहिए, दैट इज़ 1 माइनस P रेज्ड पावर 15, दैट इज़ 20 माइनस 5, दैट इज 15। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट 90 क्यूबिक्स ऑफ फ्लड विल ऑकर 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी दैट 90 क्यूबिक्स ऑफ फ्लड विल नॉट अकर इन 20 ईयर्स, मीन्स 20 सालों में वो नहीं आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मीन्स यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है? मीन्स हम एक बायनोमियल इवेंट को रिपीट नहीं करना चाहते, मीन्स आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो इट विल बी 20C0 P 90 रेज पावर 0 1 माइनस P
रेस पावर 20 माइनस 0। सो ये आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी उस 90 क्यूमेक्स फ्लड की कि वो 20 सालों में नहीं आएगा। और इसी को हम कहते हैं, इसी का एक नाम है रिलायबिलिटी और एश्योरेंस। ठीक है, नाउ रिलायबिलिटी और एश्योरेंस क्या होता है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज और रेनफॉल इज नेवर इक्वल और एक्सीडेड। मीन्स हमें यहाँ पे आर का वैल्यू 0 पुट करना है इन अ टाइम स्पेन ऑफ n ईयर्स। ठीक है, सो एन सी नॉट पी नॉट इंटू 1 माइनस पी रेज पावर n, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे वो 1 माइनस पी रेज पावर n निकल के आती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज़ रिलायबिलिटी ऑफ दिस या व्हाट इज़ एश्योरेंस ऑफ, एक्चुअली पूछा क्या जाता है जब भी आपको रिलायबिलिटी पूछा जाएगा, मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि he is asking you what is the probability that 90 cumecs of flood will never come। ठीक है, उसके बाद हमें आता है रिस्क। Now this is the probability that particular value of discharge or rainfall is equal or exceeded at least once in the time span of n years। मीन्स कम से कम एक बार आ रहा है। तो वो कैसे हम निकालेंगे? हम निकालेंगे कि सबसे पहले हमने ऑलरेडी निकाला कि नहीं आना चाहिए। अब आना चाहिए वो कैसे हम निकालेंगे? कम से कम एक बार आना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? दैट इज़ 1 माइनस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट विल बी 1 माइनस जो हमने रिलायबिलिटी निकाली थी, 1 माइनस रिलायबिलिटी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी रेज्ड पावर n। बात समझ आई? अब प्रोबेबिलिटी का ही दूसरा मेथड था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, और दिस मेथड इज suitable when the data given is less and it is required to find peak value of discharge for any given period। given period बोले तो रिटर्न पीरियड। इस मेथड को हम गम्बल्स मेथड भी कहते हैं या काउस मेथड भी कहते हैं। एक्चुअली ज़्यादा काम गम्बल ने ही किया है और लास्ट में थोड़ा सा काम काउ ने भी किया था, तो इसलिए इस मेथड को दोनों नाम से जाना जाता है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा सॉलिड बाय गम्बल्स मेथड, कभी बोला जाएगा सॉलिड बाय काउस मेथड। बात लेकिन एक ही है, दोनों का एक ही अप्रोच है। इसमें क्या है? इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको एक्स बार और सिग्मा दिया होगा क्वेश्चन में, then the peak value of hydrological data for any given period t is given as xt। xt is the peak value। ठीक है, it is given as x bar plus kt into sigma। x bar और sigma तो दिया होगा क्वेश्चन में, बचा kt। kt क्या है? it is the frequency factor and it is given as yt minus yn divided by sn। अब ये yt क्या है, yn क्या है, yn bar क्या है और sn क्या है वो देख लो। yt is the reduced variate and इसका value is equal to minus double ln of, means ln of t divided by t minus 1, where t क्या है? रिटर्न पीरियड। हमें बस ये yt कैलकुलेट करना होता है। इस वाले सवाल में आपको बस ये yt कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये जो yn बार है, इट इज़ द रिड्यूस्ड mean value whose value depends on the size of sample and its maximum value is 0.577 when the number of data tends to infinity। या तो yn बार दिया होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में then assume it 0.577। sn क्या है? sn is the reduced standard deviation whose value also depends on the size of sample and its maximum value is 1.2825 when number of data tends to infinity। ये sn जो है ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर sn नहीं दिया है तो इसका वैल्यू आप 1.2825 एज्यूम कर लो। ठीक है, और यहाँ से इन सब का yt yn बार और sn को यूज़ करके आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर kt निकाल दो और आपको पीक वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल मीन डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होता है वो देख लो। जो हमने ये xt अभी गम्बल्स मेथड या काउस मेथड से ऑब्टेन किया, मींस xt है क्या? या तो ये पीक फ्लड डिस्चार्ज होगा या तो ये पीक रेनफॉल होगा। ये जो है इसमें कुछ एरर्स होते हैं और अगर हमें एरर को दूर करना है, अब हमें एरर को दूर करना है, वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको गेट देना है एग्ज़ाम, आप कितने मार्क्स लाओगे? मुझे विद 70 या 50% कॉन्फिडेंस बताओ। आप बोलोगे 30 to 40। मैं आपको बोलूँगा मुझे बोलो यही चीज़ मतलब आप गेट में कितने मार्क्स लाओगे, मगर मुझे बोलो विद 70% कॉन्फिडेंस।
अब मैं मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 70% होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इस रेंज को कम करोगे या छोटा बढ़ाओगे? ऑब्वियसली आप इस रेंज को बढ़ाओगे, क्योंकि अब आपको पता है जो भी स्कोर आना है वो उस रेंज में आना चाहिए। तो अभी मैंने बोला था 30 to 40, अब आप बोलोगे सर 25 to 50। अब अगर मैं आपको बोलूँ चलो मुझे बताओ गेट में कितने नंबर लाओगे, मुझे 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तो आप इस रेंज को और बढ़ा दोगे। मींस आप बोलोगे सर मे बी 20 से लेकर 60 के बीच में जो भी मतलब स्कोर आएगा इसी के बीच में, क्योंकि अब आपको पता है, आप रेंज क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको पता है मुझे 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। मींस अब जो भी स्कोर आएगा वो इस रेंज के बीच में ही आना चाहिए, वो इससे बाहर नहीं। मींस जो भी स्कोर आएगा उसके इस रेंज से बाहर जाने के चांसेस अब कम है, बिकॉज कॉन्फिडेंस कितना है 95%। तो इसी तरीके से अगर मुझे एरर हटाना है मैं क्या बोलूँगा, मतलब अगर आपको बोलना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने बोला जो 90 क्यूमेक्स ऑफ फ्लड है वो 20 साल में 5 बार आएगा, आप मुझे बताओ ये 65% कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, ये मुझे 90% ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, ये मुझे 95% ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक रेंज अडॉप्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हम इसी एक्स टी जो भी वैल्यू हमें मिला बाय गम्बल्स मेथड, इसी को करेंगे प्लस एंड माइनस एफ ऑफ सी एस सी। एफ ऑफ सी क्या है, कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी है, फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी, और एस ई क्या है, प्रोबेबिलिटी एरर है। एक बार एक्स टी को ये एफ ऑफ सी एस सी ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको एक रेंज मिलेगी। अब ये एफ ऑफ सी क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू इज़ 1 व्हेन द कॉन्फिडेंस परसेंटेज इज 68%, और इसका वैल्यू इज़ 2 व्हेन द कॉन्फिडेंस परसेंटेज इज 95। और इसके बीच में जो भी वैल्यू होगा 95 और 68 के बीच में अगर कोई और कॉन्फिडेंस परसेंटेज पूछा गया होगा तो इंटरपोलेट कर सकते हैं। अब सवाल आएगा सर क्या इससे अगर 68 से कम हुआ या 95 से ज़्यादा, तो वैसा केस नहीं आएगा, क्वेश्चन जो होगा वो इन्हीं के बीच में आएगा। मींस सी जो आपको दिया होगा कॉन्फिडेंस जो आपको पूछी जाएगी वो 60 और 95 के बीच में ही पूछी जाएगी। एस ई का वैल्यू दिया होगा तो आप x1 और x2 आराम से निकाल सकते हैं। इस वाले टॉपिक ये जो कॉन्फिडेंस इस पे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो हमारा जो पहला मेथड है इसका प्रोबेबिलिटी का, उस पर एक सेपरेट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज बाय यूजिंग गम्बल्स मेथड द फ्लड डिस्चार्ज विद अ रिटर्न पीरियड ऑफ 500 years at a particular township neighborhood was estimated as 18,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 18,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है, ये पीक डिस्चार्ज है, मीन्स ये एक्स टी का वैल्यू है, विद अ प्रोबेबल एरर ऑफ 2,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्रोबेबल एरर मीन्स ये एस सी दिया हुआ है, एस ई दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपसे पूछा गया है व्हाट आर द 95% कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी लिमिट्स, ठीक है, ऑफ द 500 ईयर फ्लड एट द लोकेशन। आपको कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी लिमिट्स पूछे गए हैं। ये बहुत आसान सवाल है, एक्स टी दिया है उसी को प्लस माइनस एफ ऑफ सी ऐसी ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, तो आपको लिमिट्स मिल जाएंगे। एक्स टी इज़ 18,000 प्लस माइनस एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या है, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है और 95% के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या है, 2 है, तो एफ ऑफ सी आएगा 2। ऐसे दिया है 2000, तो 18,000 को एक बार 2 इंटू 2000 मीन्स 4000, एक बार 4000 माइनस करो और एक बार 4000 प्लस कर दो, तो द रेंज आ रही है 14,000 और 22,000। सो यही आपसे पूछा भी गया था।